इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। वो इस प्रश्न में कहते हैं कि निम्नलिखित परिपथों में बिंदुओं ए व बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। तो ये इस प्रश्न का एक खंड है। ये इस प्रश्न का एक खंड है। इसमें एक चित्र दे रखा है इन्होंने। 3 माइक्रोफैरड है, 1 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड के संधारित्रों से निर्मित ये चित्र बना हुआ है, परिपथ बना हुआ है। हमें बिंदुओं ए व बी के बीच में तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। तो जब हमसे ये पूछा जाए कि बिंदु ए व बी के बीच बताइए, या बिंदु सी व डी के बीच बताइए, या और भी कोई बिंदु हो सकते हैं, तो इसका मतलब सीधा सा ये हो जाता है कि जो ऊर्जा स्रोत लगा है, जो सेल लगा है, वो उन बिंदुओं के बीच में लगा है जिसके बीच में वो वैद्युत तुल्य धारिता पूछते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर पूछा है हमसे बिंदु ए व बी के बीच में तुल्य धारिता बताइए। तो इसका सीधा मतलब क्या हो जाएगा कि जो सेल लगाया है उन्होंने बिंदु ए व बी के बीच में लगाया है, बिंदु ए व बी के बीच में। अब जब सेल लगाएंगे तो 1 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड और 1 माइक्रोफैरड ये कौन से क्रम में हो जाएंगे? क्योंकि अलग-अलग तारों के द्वारा ये जुड़े हैं, ये समांतर क्रम में हो जाएंगे। इसमें समांतर क्रम में हो जाएंगे। तो थ्योरी में हम लिखेंगे 1 माइक्रोफैरड वाले तीनों संधारित्र कौन से क्रम में है? समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में है, इसीलिए तुल्य धारिता। केवल धारिता लिखेंगे क्योंकि तुल्य का मतलब है पूरे परिपथ की तुल्य धारिता। मतलब सबको कंप्लीट करने के बाद जो धारिता प्राप्त होगी उसको तुल्य धारिता कहेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर C इक्वल टू 1 प्लस 1 मैंने डायरेक्टली वैल्यू रखी है C1 प्लस C2 प्लस C3 सूत्र होता है उसका। तो डायरेक्टली C1 के स्थान पर भी 1, C2 के स्थान पर भी 1 और C3 के स्थान पर भी 1, क्योंकि 1 1 1 तीनों संधारित्र 1 1 1 माइक्रोफैरड के हैं। तो क्या हो जाएगा ये इक्वल टू 3 माइक्रोफैरड हो जाएगा। 3 माइक्रोफैरड। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों संधारित्रों के स्थान पर, ये जो 3 संधारित्र हैं, इन तीनों संधारित्रों के स्थान पर हम अकेला 3 माइक्रोफैरड का संधारित्र भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये अकेला उतना ही काम करेगा जितना कि ये तीनों मिलकर कर रहे थे। ठीक है। तो चित्र कुछ इस तरह से बनेगा आपका। इन तीनों के स्थान पर यदि हम 3 माइक्रोफैरड का अकेला संधारित्र यूज करते हैं तो देखते हैं कौन सा क्रम बनेगा। इसकी धारिता आ जाती है 3 माइक्रोफैरड और इसका नाम है C। इसका नाम है C क्योंकि C से आपने इसको दर्शाया है, तो नाम भी आप इसको लिख दीजिए। ठीक है। अब आप ये 3 माइक्रोफैरड, ये 3 माइक्रोफैरड और ये 3 माइक्रोफैरड एक ही तार से जुड़े होने के कारण श्रेणी क्रम में आ जाते हैं। कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में। तो लिखेंगे यहाँ पर तुल्य संधारित्र। तुल्य संधारित्र। तुल्य संधारित्र कौन सा हमारे पास है? C। वह शेष दोनों संधारित्र, शेष दोनों संधारित्र कौन से क्रम में आ जाते हैं? श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में है। अतः अब देखिए इसके बाद तो कोई जो धारिता बचेगी नहीं, ये पूरे परिपथ की धारिता आ रही है। तो इसको लिखेंगे बिंदु ए व बी के बीच बिंदुओं ए व बी के बीच
ए व बी के बीच तुल्य धारिता। तुल्य का मतलब पूरे परिपथ की धारिता, तुल्य धारिता डैश लगाएंगे और सूत्र क्या है 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, क्योंकि तीन संधारित्र हैं यहाँ पर, 3 बार हम इसका यूज करेंगे c1 c2 c3 के पदों में, तो क्या हो जाएगा 1/c डैश कर लीजिए क्योंकि अलग धारिता ज्ञात कर रहे हैं आप, 1/c डैश इक्वल टू 1/c1 के स्थान पर 3, 1/c2 के स्थान पर भी 3, 1/c3 के स्थान पर भी 3, कुछ इस तरह से ये हो जाएगा 3 3 3। अब इसको हल करेंगे तो प्राप्त होगा 1/c डैश इक्वल टू 3 एलसीएम आ गया, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी c इक्वल टू क्या प्राप्त हुआ आपको c डैश इक्वल टू, पलट लीजिए, पलट लेंगे तो क्या हो जाएगा c डैश इक्वल टू, ये 3 पहुंचेगा ऊपर अपॉन में 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी 3 आ जाएगा नीचे, डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 माइक्रोफैरड। इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने पूरा जो मकड़ जाल बना रखा था परिपथ का, बहुत सारे इसमें संधारित्र जोड़ रखे थे, उन सभी संधारित्रों के स्थान पर यदि हम 1 माइक्रोफैरड का संधारित्र लगा देंगे तो ये अकेला उतना काम करेगा जितना कि ये सब मिलकर कर रहे थे। ठीक है, इसका सीधा मतलब ये हो जाता है। तो यहाँ पर आने के पश्चात यह प्रश्न आपका कंप्लीट हो जाता है और यही इस परिपथ की तुल्य धारिता है। ठीक है जी, इसमें अगला परिपथ आपका दे रखा है, इसमें 3 संधारित्र हैं, ऊपर वाले दोनों एक ही तार से जुड़े होने के कारण श्रेणी क्रम में है और उनके समांतर क्रम में नीचे उनमें एक संधारित्र जोड़ रखा है। तो चित्र बना लेंगे, इसका चित्र बनाना बहुत जरूरी है क्योंकि बिना चित्र के आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि ये कौन से क्रम में है। जब अनुमान नहीं लगेगा तो उसमें कौन सा सूत्र लगाना है ये भी आपको पता नहीं चलेगा, इसलिए चित्र बनाना बहुत जरूरी है। ये हम बी क्वेश्चन कर रहे हैं, इसमें 2 संधारित्र हैं, 2 माइक्रोफैरड के श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और नीचे इनके इस तरह से कोई संधारित्र जोड़ा है इन्होंने, बिंदु ए व बी नाम दिया है इन्होंने इसको, बिंदु ए और ये बिंदु बी है। ये धारिता 2 माइक्रोफैरड है, ये धारिता 2 माइक्रोफैरड है और नीचे वाली धारिता कितनी है इसमें, ये भी 2 माइक्रोफैरड है। देखिए सभी धारिताएं बिल्कुल बराबर है, इसलिए हम क्या करेंगे सबको अलग अलग नाम दे देंगे। इसको नाम दे दीजिए C1, इसको नाम दे दीजिए C2, इसको नाम दे दीजिए C3। अब हम अलग अलग यहाँ पर इनकी पहचान कर सकते हैं। बिंदु ए व बी के बीच तुल्य धारिता पूछते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सेल है, विद्युत सेल है या ऊर्जा स्रोत है, वो बिंदु ए व बी के बीच में लगाया है। तो जब हम ऐसा करते हैं तो 2 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड के बीच में एक ही तार है, इसलिए ये दोनों संधारित्र श्रेणी क्रम में है। तो लिखेंगे यहाँ पर चूड़ी का चिन्ह लगाकर, संधारित्र C1 व C2, C1 व C2 श्रेणी क्रम में है। इसीलिए धारिता डैश लगाएंगे और लिखेंगे 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। अगर बहुत सारे हैं तो ऐसे ही वोल्टेज ले जाएंगे, फिर धारिता आ जाएगी। लेकिन दो ही संधारित्र है तो सूत्र क्या प्रयोग होगा 1/c1 प्लस 1/c2। वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, क्या प्राप्त होगा देखते हैं। 1/c इक्वल टू 1/c1 के स्थान पर 2, 1/c2 के स्थान पर भी 2। आधा ये है आधा ये, कितना हो गया 1 हो गया, हो जाएगा 1/c इक्वल टू 1, या करके आप लिखिए c इक्वल टू 1 माइक्रोफैरड। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों संधारित्र जो दो माइक्रोफैरड के हैं ऊपर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इन दोनों के स्थान पर अकेला 1 माइक्रोफैरड का संधारित्र यदि प्रयोग किया जाएगा तो वो अकेला उतना काम करेगा जितना कि ये दोनों मिलकर कर रहे थे।
तो हटा देंगे इनको और इसके स्थान पर हम अकेला 1 माइक्रोफैरड संधारित्र यूज करेंगे। इसका नाम अब C हो चुका है और इसकी वैल्यू है 1 माइक्रोफैरड। 1 माइक्रोफैरड। अब देखिए ऊपर वाला 1 माइक्रोफैरड और नीचे वाला 2 माइक्रोफैरड, ये दोनों अलग अलग तार से जुड़े होने के कारण समांतर क्रम में है। तो लिखेंगे अब इसका नाम है तुल्य संधारित्र। तुल्य संधारित्र C व संधारित्र C3। संधारित्र C3 समांतर क्रम में है। इसलिए बिंदुओं A व B के बीच तुल्य धारिता A व B के बीच तुल्य धारिता। सूत्र है C = C1 + C2 + C3। बहुत सारे हैं तो ऐसे जोड़ते चले जाएंगे, लेकिन केवल 2 ही संधारित्र तो C1 + C2 ही हम करेंगे। क्या हो जाएगा? C' = C1 + C2 यानी C + C3। C + C3, इसका नाम है C, उसका नाम है C3। करेंगे, वैल्यू रखेंगे तो होगा 1 + 2। 1 + 2 क्योंकि C की वैल्यू है 1, C3 की वैल्यू है 2। जोड़ देंगे तो क्या प्राप्त होगा? C' = 3 माइक्रोफैरड। C' = 3 माइक्रोफैरड ये प्राप्त होगा। इसका मतलब ये हुआ कि बिंदुओं A व B के बीच में इस परिपथ की तुल्य धारिता 3 माइक्रोफैरड है। तो इस पूरे मकड़ा जाल के स्थान पर जो हम 3 माइक्रोफैरड का संधारित्र भी यूज करेंगे तो ये अकेला उतना ही काम करेगा जितना कि ये सब मिलकर कर रहे थे। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न पर। वो इस प्रश्न में इसमें भी चित्र दे रखा है तो चित्र बना लेंगे। ये इसका स्टेप है C। अगला क्वेश्चन है C में दे रखे हैं ऊपर श्रेणी क्रम में जोड़ रखे हैं इन्होंने, नीचे जोड़ रखा है, फिर एक समांतर क्रम में है इसके। ये 8 माइक्रोफैरड धारिता है, ये भी 8 माइक्रोफैरड है और नीचे वाली भी 8 माइक्रोफैरड धारिता है। और क्या किया है इन्होंने? आगे भी 8 जोड़ रखा है, इस तरफ भी 8 माइक्रोफैरड जोड़ा है इन्होंने और फिर ये बिंदु B बना दिया है। इसके अलावा इसके पीछे भी इन्होंने 4 माइक्रोफैरड जोड़ा है, ये वाला है 4 माइक्रोफैरड और इसके बाद बिंदु A इन्होंने बनाया है यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें 1 2 3 4 5 संधारित्र जुड़े हैं। 4 संधारित्र तो हैं 8 माइक्रोफैरड के और एक संधारित्र है इसमें 4 माइक्रोफैरड का। तो 1 2 3 4 8 के हो गए और ये एक हो गया 4 माइक्रोफैरड का। नाम दे देंगे हम अलग अलग क्योंकि धारिताएं बराबर है। तो C1 C2 C3 C4 और C5 है ना, अलग अलग इनको हमने नाम दे दिया। हम देखते हैं कि 8 माइक्रोफैरड और 8 माइक्रोफैरड एक ही तार से जुड़े होने के कारण, क्योंकि हमने पहले ये वाला कर लिया, अगर हम देखें ये 8 माइक्रोफैरड को 4 में गायब कर दें तो ये हम कर चुके हैं पहले। इस प्रकार का डायग्राम पिछले क्वेश्चन में हमने हल किया है। तो ऊपर वाली दोनों धारिताएं श्रेणी क्रम में है, दोनों धारिताएं श्रेणी क्रम में। बिंदु A व B के बीच तुल्य धारिता पूछते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो विद्युत सेल है बिंदु A व B के बीच में लगाया है, जिससे क्या हो जाएगा C1 व C2 लिखेंगे संधारित्र C1 व C2 श्रेणी क्रम में है।
अतः धारिता। अतः धारिता क्या हो जाएगी 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। वैल्यू रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा 1/c इक्वल टू 1/8 प्लस 1/8। C1 C2 दोनों की वैल्यू कितनी है 8 है, तो क्या हो जाएगा ये 8 एलसीएम आ गया, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस 1। इसको पलट के लिखेंगे तो क्या प्राप्त होगा C इक्वल टू 8 पहुंचेगा ऊपर और 2 आ जाएगा नीचे, क्योंकि 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 हो गया। इसको नीचे कर लेंगे पलट लेंगे तो 2 से काटिए इसको कितना जाएगा 4 आ जाएगा, 4 माइक्रोफैराड। ये किसकी वैल्यू है तुल्य संधारित्र की वैल्यू है, जो आपने दे रखे थे 8 माइक्रोफैराड और 8 माइक्रोफैराड के दो संधारित्र दे रखे थे। इन दोनों के स्थान पर अकेला 4 माइक्रोफैराड का संधारित्र भी आप यूज करेंगे तो वो अकेला उतना काम करेगा जितना कि ये दोनों मिलकर कर रहे थे। तो इसको साफ कर देंगे। ओके, इसका नाम अब C हो चुका है और इसकी वैल्यू आई है 4 माइक्रोफैराड। अब देखिए ये वाला 4 माइक्रोफैराड और ये वाला C3 अलग अलग तारों से जुड़े होने के कारण समांतर क्रम में है। ठीक है, अब लिखेंगे थ्योरी में। अब तुल्य संधारित्र C व संधारित्र C3 समांतर क्रम में है। अतः धारिता कितनी हो जाएगी, क्या सूत्र है C इक्वल टू C1 प्लस C2 अर्थात C डैश इक्वल टू C प्लस C3। ठीक है, ये प्रयोग करेंगे। C की वैल्यू हमारे पास में है 4 और इसकी वैल्यू हमारे पास में है 8, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12 माइक्रोफैराड। यानी इन दोनों के स्थान पर अकेला 12 माइक्रोफैराड का संधारित्र भी यूज कर सकते हैं। तो करिए, इन दोनों को साफ कर दो और इन दोनों के स्थान पर एक संधारित्र जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या है C डैश है, इसकी वैल्यू है 12 माइक्रोफैराड। अब देखिए ये तीनों संधारित्र है, एक ही लाइन में है और एक ही तार से जुड़े हैं। एक ही तार से जुड़े होने के कारण तीनों श्रेणी क्रम में आ जाते हैं। 4 माइक्रोफैराड, 12 माइक्रोफैराड और 8 माइक्रोफैराड। ये तीनों संधारित्र इस समय कौन से क्रम में आ जाते हैं, श्रेणी क्रम में आ जाते हैं। लिखेंगे अब तुल्य संधारित्र C डैश व संधारित्र C4 लिख लो व C5 कौन से क्रम में आ जाते हैं, श्रेणी क्रम में आ जाते हैं। तो लिखेंगे श्रेणी क्रम में है। इसलिए बिंदुओं A व B के बीच तुल्य धारिता। तुल्य का मतलब है इसके बाद तो कोई और संधारित्र बचेगा नहीं। ये अंतिम धारिता ज्ञात कर रहे हैं तो ये पूरी परिपथ की तुल्य धारिता होगी। तुल्य धारिता सूत्र है 1/c डबल डैश इक्वल टू 1/c डैश प्लस 1/c4 प्लस 1/c5। इन्हीं के पदों में हम ये सूत्र प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा 1/c डबल डैश
इक्वल टू 1/C डैश की वैल्यू हमारे पास में है 12 माइक्रोफेरेड। ऐसे यहाँ पर 1/C4 की वैल्यू हमारे पास में है 8। ऐसे यहाँ पर 1/C5 की वैल्यू है 4। 12, 8 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 4 से 24 हो जाएगा, जो कि 12 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। तो इसको हम देखेंगे आगे करके। चलो यहीं पे देख लीजिए एक और लाइन। 1/C डबल डैश इक्वल टू 24 एलसीएम आ चुका है। 24 से 12 से 24 कटेगा 2 बार, 2 का गुणा करेंगे 1 से तो 2, प्लस 8 से कटेगा 3 बार तो 3, प्लस 4 से कटेगा 6 बार तो 6। करेंगे कितना आ जाएगा? 1/C डबल डैश इक्वल टू 2, 3, 5, 5 और 6 11 बटे 24, 11 बटे 24। इसको पलट के लिखेंगे तो क्या प्राप्त होगा? C डबल डैश इक्वल टू 24 बटे 11 माइक्रोफेरेड, है ना। तो इस पूरे परिपथ की तुल्य धारिता कितनी है? 24 बटे 11 माइक्रोफेरेड है। यही आपका आंसर है। तो ये प्रश्न यहाँ पर आकर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार के बहुत सारे प्रश्न आप स्वयं हल कर सकते हैं। स्वयं चित्र बनाकर आप उनको देखिए, जोड़िए और इनको हल करने का प्रयास कीजिए। इसी प्रकार से आप इनको हल करना सीख सकते हैं। ओके, इसमें एक और खंड बचा हुआ है आपका, उसमें चौथा प्रश्न है। इसमें भी डायग्राम दे रखा है इन्होंने। ये तो आप समझ पाए हैं, इसको मैं साफ कर देता हूं। अब चलते हैं अगले चित्र पर। इसमें 2 संधारित्र हैं, 2-2 माइक्रोफेरेड के ऊपर जोड़े हैं इन्होंने श्रेणी क्रम में। इसके बाद नीचे जोड़ा है इन्होंने संधारित्र 5 माइक्रोफेरेड का। इसके बाद में नीचे जोड़े हैं इन्होंने 6 माइक्रोफेरेड का संधारित्र। और ये बिंदु ए व बी इन्होंने यहाँ बनाए हैं। ये बिंदु ए बना दिया है, ये बिंदु बी बना दिया है। इसकी धारिता है 6 माइक्रोफेरेड और ऊपर वाले दोनों हैं 2-2 माइक्रोफेरेड के। ये वाला है संधारित्र बीच वाला, ये 5 माइक्रोफेरेड का है। पूछते हैं हमसे बिंदु ए व बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? इनको नाम दे देंगे हम अलग अलग। ऊपर वाले दोनों संधारित्रों को C1 C2 नाम दे देंगे, नीचे वाला C3 हो जाएगा, फिर ये C4 हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? बिंदु ए व बी को पकड़कर यदि मैं खींच दूं, दोनों तरफ को पकड़कर यदि मैं खींच देता हूं तो क्या होगा? ये वाला तार फैलकर कुछ यहाँ आ जाएगा और ये वाला तार फैलकर कुछ यहाँ चला जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये चित्र आपका हो जाएगा। देखते हैं। जो 6 माइक्रोफेरेड का संधारित्र है वो यहाँ आ जाएगा और ये बिंदु बी बन जाएगा। और ये इधर तो केवल बिंदु ए ही है, बीच में कोई भी संधारित्र हमने नहीं लगाया है। कुछ इस प्रकार से ये चित्र आपका हो जाएगा। ठीक है, इसका नाम क्या था? 6 माइक्रोफेरेड का नाम क्या दिया था हमने? C1 C2 C3, ये C4 है। ये C4 नाम हमने इसको दिया है। अब देखिए, ऊपर वाले दोनों संधारित्र एक ही तार से जुड़े होने के कारण श्रेणी क्रम में है। तो लिखेंगे संधारित्र C1 व C2 कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। बीच में केवल एक ही तार है, इसलिए श्रेणी क्रम में है। अतः धारिता
धारिता कितनी हो जाएगी 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 यानी 1/2 प्लस 1/2 डायरेक्ट आधा आधा कितना हो गया 1 हो गया यानी c इक्वल टू आ जाएगा 1 माइक्रोफैरड। मतलब ये हुआ कि ऊपर वाले दोनों संधारित्रों के स्थान पर अकेला 1 माइक्रोफैरड संधारित्र भी आप प्रयोग करोगे तो वो उतना ही काम करेगा जितना कि दोनों मिलकर कर रहे थे। करेंगे तो क्या प्राप्त होगा देखते हैं। चित्र आपका बदल जाएगा, कुछ इस तरह से ही हो जाएगा। इसका नाम है C और वैल्यू आई है हमारे पास 1 माइक्रोफैरड। 1 माइक्रोफैरड। अब देखिए ये तुल्य संधारित्र ऊपर वाला और ये संधारित्र C3 अलग अलग तार से जुड़े होने के कारण समांतर क्रम में है। लिखेंगे अब तुल्य संधारित्र C व संधारित्र C3 संधारित्र C3 कौन से क्रम में आ जाते हैं समांतर क्रम में। अतः धारिता डैश लगाएंगे और नई लाइन से लिखेंगे। ये चिन्ह लगाते हैं नई लाइन से लिखने का चिन्ह लगाते हैं, ध्यान रखना इस चिन्ह को कभी भूल जाओ। तो क्या हो जाएगा C डैश कर लो इक्वल टू C प्लस C3 वैल्यू रखेंगे तो प्राप्त होगा C डैश इक्वल टू 1 प्लस 5 इक्वल टू 6 माइक्रोफैरड। यानी बीच वाले जो दोनों संधारित्र हैं हमारे पास में C व C5 के स्थान पर अकेला 6 माइक्रोफैरड संधारित्र भी आप यूज कर सकते हैं। तो हटा दीजिए इनको भी। तो चित्र आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये इसका नाम है C डैश और वैल्यू आई है हमारे पास में 6 माइक्रोफैरड। 6 माइक्रोफैरड। अब देखिए ये 6 माइक्रोफैरड है और ये भी 6 माइक्रोफैरड है, एक ही तार है बीच में तो श्रेणी क्रम में है। अब देखते हैं अब तुल्य संधारित्र कौन सा है C डैश व संधारित्र C4 बचा हुआ है यहाँ पर। कौन से क्रम में है एक ही तार से जुड़े होने के कारण श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अतः बिंदुओं A व B के बीच, क्योंकि अब तुल्य धारिता याद कर रहे हैं, इसके बाद कोई भी परिपथ आपका बचेगा नहीं, कोई भी संधारित्र आपका बचेगा नहीं। ये अंतिम धारिता है इसलिए इसको तुल्य धारिता कहेंगे। बिंदुओं A व B के बीच, A व B के बीच तुल्य धारिता। क्या हो जाएगा सूत्र डैश लगाएंगे तो लिखेंगे इसको C डबल डैश करके C डबल डैश इक्वल टू C1 प्लस C3 यानी C डैश प्लस C4। C डबल डैश इक्वल टू 6 प्लस 6। सॉरी ये श्रेणी क्रम का सूत्र नहीं है। तुल्य संधारित्र C डैश में संधारित्र C4 श्रेणी क्रम में है। अतः बिंदु A व B के बीच तुल्य धारिता क्या हो जाएगी 1 C डबल डैश इक्वल टू 1 C डैश प्लस 1 C4। ये है, इससे हम करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 C डबल डैश इक्वल टू 1/6 प्लस 1/6। 6 आ जाएगा इसका एलसीएम, ऊपर रहेगा 1 प्लस 1, पलट लीजिए तो क्या हो जाएगा C डबल डैश इक्वल टू 6 अपॉन ये 2 पहुंचेगा नीचे, काटेंगे तो कितना जाएगा 3 माइक्रोफैरड। अतः बिंदुओं A व B के बीच तुल्य धारिता कितनी है 3 माइक्रोफैरड धारिता है।
यहाँ पर आने के पश्चात यह प्रश्न भी आपका कंप्लीट हो जाता है, पूरी तरह से फिनिश हो जाता है। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। इसी प्रकार के बहुत सारे चित्र बनाकर आप स्वयं भी हल कर सकते हैं। ओके।